देखो हम बात कर रहे हैं आज सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखो पहला, अगर मैं बात करूँ, पहला वंश था गुलाम वंश। पहला वंश कौन है? गुलाम वंश, ठीक। गुलाम वंश पहला वंश माना जाता है। दूसरा वंश माना जाता है खिलजी वंश। दूसरा वंश क्या है? खिलजी वंश। तीसरा वंश माना जाता है तुगलक। तीसरे वंश का क्या नाम है? तुगलक वंश। और आपका चौथा माना जाता है सैयद वंश। और आपका पांचवा और आखिरी लोधी वंश। टोटल कितने हुए? 5। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खान, ठीक। और हम लास्ट में बात करते हैं लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। समझ में आ गया? 5 वंश। हमारी ट्रिक क्या थी? हम तुम मिलेंगे। 2 प्रेमी थे, 2 प्रेमी ने कहा हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे। हाँ, तुम याद रखना इस बात को और लौट आना, ठीक है, लौट आना। अब बात करते हैं, हम तुम मिलेंगे तो गुल से हो गया गुलाम वंश, ठीक है, नंबर 1 पे जो है। खिलेंगे से हो गया खिलजी वंश जो नंबर 2 पे है। तुम से हो गया तुगलक जो नंबर 3 पे है। याद रखना से हो गया सैयद जो 4 पे है। लौट आना से हो गया लोधी जो 5 पे। 5 डायनेस्टीज। सल्तनत काल में कितनी डायनेस्टीज थी? सिर्फ 5 डायनेस्टी थी। अभी मैं बात करती हूँ गुलाम वंश की। अब देखो गुलाम वंश, क्यों इसका नाम गुलाम वंश पड़ा? क्योंकि इसका जो संस्थापक था उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गौरी का गुलाम था। गौरी के बारे में बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। ये किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। गौरी इंडिया कब आया था? 1173 में। भारत में उसने कदम कब रखा था? 1173 में। वॉर 2 किए उसने, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय। 1191 में तराइन प्रथम और 1192 में तराइन द्वितीय की। कितनी वॉर? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वॉर अगर मैं बात करती हूँ तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय। तराइन प्रथम में विजयी थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और तराइन द्वितीय में विजयी था गौरी। यहीं से उसने सत्ता स्थापित कर दी, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं गुलाम वंश कब स्टेबल होता है, कब इसकी स्थापना होती है, तो गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। ये वही साल है जब गौरी की मृत्यु होती है। गौरी की मृत्यु भी इसी साल होती है और इसी साल कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देता कि वो किसी का गुलाम नहीं है। क्योंकि देखो गौरी जो रहता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में क्यों छोड़ के जाता है? अपने सेनापति के तौर पे भी छोड़ के जाता है और अपना एक, जिसे कह सकते हो, गुलाम मानते हुए कि भाई तुम रूल करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं गौर जा रहा हूँ। गौर जगह थी जहाँ का वो राजा था, उसने कहा मैं गौर जाके शासन चलाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारत का हिस्सा दे दिया कि तुम यहाँ पे, मैंने जो एरिया जीता है उसको तुम संभालो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ठीक है, लाहौर थी। तो गुलाम वंश में अगर मैं बात करती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर है, इसलिए संस्थापक है, ठीक। तो उसने क्या कहा कि मैं लाहौर को अपनी कैपिटल बनाता हूँ और 1206 में उसने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज़ाद हूँ और मैं एक वंश बना रहा हूँ जिस वंश का क्या नाम है? गुलाम वंश। अब उसने ये वंश कब बनाया? 1206 में। जैसे ही गौरी की मृत्यु होती वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देता है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। क्या खेलते समय? चौगान एक गेम है जिसको खेलते समय वो घोड़े से गिर जाता है और उसके सर पे बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत, 1210 में उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब गद्दी पर बैठता है उसका बेटा आराम शाह। गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह बैठता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद रहता है उसका क्या नाम रहता है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी रहती है कुतुब बेगम। उसका पति रहता है, उसका हस्बैंड रहता है, उसका क्या नाम रहता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब किसकी मौत होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होती है। वो बदायूं का गवर्नर रहता है।
कहाँ का? बदायूं का गवर्नर रहता है। अब वो बदायूं का जो गवर्नर रहता है, इस कारण से वो क्या करता है, उसके पास अच्छा खासा पहले से पावर रहता है, क्योंकि वो कहाँ गवर्नर रहता है? बदायूं का गवर्नर रहता है। तो बदायूं के गवर्नर रहने के साथ वो क्या करता है कि आराम शाह को वो नहीं चाहता कि वो गद्दी पर बैठे। तो 1210 में ही वो आराम शाह की मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है। तो यहाँ पे जो एक स्टार्टिंग से जो पिलर चल रहा था कि बाप के बाद उसका बेटा, स्टार्टिंग में ही चेन टूट जाती है। और यहाँ पे तख्त पे कौन बैठता है? आराम शाह। आराम शाह कौन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा रहता है। इल्तुतमिश कौन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है। वो इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो गद्दी पर 1211 में बैठ जाता है। कब बैठता है? 1211 में वो गद्दी पर बैठ जाता है। जब वो 1211 में गद्दी पर बैठता है तो वो क्या करता है? पहला काम करता है, वो लाहौर को राजधानी हटा देता है, लाहौर से, और लाहौर से राजधानी हटा के वो दिल्ली लाता है। इसलिए क्वेश्चन कई बार किया जाता है कि वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत में, वो पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया गुलाम वंश में? तो वो कौन था? इल्तुतमिश। वो कौन था? इल्तुतमिश। तो ये चीज़ याद रखना, उसने लाहौर से राजधानी क्या की? शिफ्ट, दिल्ली शिफ्ट की है। तो राजधानी शिफ्ट की। एक चीज़ और इसने बहुत, जिसे कह सकते हैं, हम जानते हैं कुतुब मीनार की स्थापना किसने की है? कुतुब मीनार जो बनाया वो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। लेकिन इसे कंप्लीट किसने करवाया? कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाने में सबसे बड़ा हाथ है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या किया था? कंप्लीट करवाया था। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताती चलो, मैं भूल गई कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दूसरा नाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या कहा जाता था? लाख बख्श। क्यों कहा जाता है लाख बख्श? लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श का क्या मतलब होता है? लाखों का दान देने वाला। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सखी था, मतलब बहुत सखावत करता था, हर टाइम लोगों को कुछ ना कुछ दान वो दिया करता था, इसीलिए उसे क्या नाम दिया गया? लाख बख्श नाम दिया गया। हिस्ट्री में ये भी मेंशन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अब जो इसका दामाद था इल्तुतमिश, इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करना और भी बहुत से काम करवाए। अगर मैं बात करते हैं इक्ता व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आता है इकोनॉमी को सुधारने में, अर्थव्यवस्था को सुधारने में। इक्ता व्यवस्था किसने स्टार्ट की? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने स्टार्ट की। इक्ता व्यवस्था किसने स्टार्ट की? इल्तुतमिश ने स्टार्ट की। इक्ता क्या है? टैक्स है। ये एक तरह का क्या है? ये टैक्स है, कर है, जो शहरों में अलग वसूला जाता है और गांव में अलग वसूला जाता है। हाँ, नहीं, इक्ता एक टैक्स एक तरह से कह सकते हो, नाम दिया गया था इसको इक्ता। और जो इसको वसूलते थे उसे कहते थे इक्तादार। उसे क्या बोलते थे? इक्तादार। यानी जिसे मैं कह सकती हूँ जो ऑफिसर्स होते हैं, जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, जो टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो होते हैं, जो टैक्स वसूलते हैं, उसी तरह जो इल्तुतमिश था उसने इक्ता व्यवस्था स्टार्ट की थी। और इक्तादार कौन होते थे? जो इक्ता वसूलते थे, लेते थे। गांव में अलग होते थे और शहरों में अलग होते थे। इससे क्या होता था पता है? जो रूलर था, राजा था, उसके पास एक बंधी बंधाई इनकम आती थी, जिससे वो अच्छे से रूल, उसे पता था कि इतना मुझे रेवेन्यू मिलेगा। किसे पता था? राजा को। राजा कौन? इल्तुतमिश। तो इसलिए भी इल्तुतमिश का रूल बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल किया, प्रशासन व्यवस्था उसने बहुत अच्छी चलाई। वो अलग बात है कि वो जब गद्दी पर बैठा तो उसने एक धब्बे के साथ बैठा कि उसने एक हत्या की, अपने ही जिसे कह सकते हो ब्रदर इन लॉ की, हाँ, अपने सगे संबंधियों को मार के वो गद्दी पर बैठा है। लेकिन हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि चाहे कोई भी रूलर हो, वो गद्दी पर जब भी बैठा है वो अपने भाइयों को या अपने रिलेटिव को मार के ही वो गद्दी पर बैठा है। हाँ, चीज़ें हैं, सीधी सी बात। तो अगर मैं बात करती हूँ कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इल्तुतमिश ने एक और सबसे बड़ा काम किया था, तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्कान चहलगानी। अब ये तुर्कान चहलगानी क्या बला है? 40 तुर्क सरदार, कितने सरदार? 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जिसे मैं कह सकती हूँ आज की कैबिनेट मिनिस्ट्री।
जो राजा को हर चीज़ बताती, एडवाइस देती। अब एक राजा, उसके पास इतना दिमाग, हर तरफ वो चला नहीं पा रहा, तो उसने क्या बना लिया भाई, तुर्कान चहलगानी बना लिया, जिसमें उसने कितने सरदार रखे, 40 तुर्क सरदारों को उसने अपॉइंट कर दिया। अब ये सरदारों का क्या काम था, ये राजा को एडवाइस देते थे, एक तरह से ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, हाँ, जो बताते थे कि आज यहाँ पे इस क्षेत्र में काम करना है, इस क्षेत्र में हमें रेवेन्यू बटोरना है, ये धार्मिक मैटर है, इसमें हमें कैसे करना है, हमें कहाँ पे अटैक करना है, कितनी हमें आर्मी अपनी बढ़ानी है, कितने हमें घोड़े चाहिए, मतलब हर चीज़ों में उसने 40 तुर्क सरदारों को उसने रखा था। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इसी के टाइम में, इसी का जो टाइम पीरियड माना जाता है, इसी के टाइम पीरियड में इंडिया पे चंगेज़ खां का अटैक होने वाला था, लेकिन इसने बहुत सफाई से भारत को बचा लिया। चंगेज़ खां ने भारत पे अटैक नहीं किया। चंगेज़ खां का असली नाम क्या था, मैंने कल बताया था, तैमूचिन। चंगेज़ खां का रियल नेम क्या है, तैमूचिन। चंगेज़ खां दिमाग में आता है तो दिमाग में ये चलता है कि वो मुसलमान था। चंगेज़ खां मुसलमान नहीं था, ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से उतार लो। चंगेज़ खां मुसलमान नहीं था, उसे एक टाइटल मिला था चंगेज़ खां के नाम से। चंगेज़ खां का रियल नेम क्या था, तैमूचिन। तैमूचिन, ठीक है। ये गोबी रेगिस्तान का, यानी चीन का रहने वाला था। गोबी रेगिस्तान के पास जो जगह है वहाँ का रहने वाला था, मंगोली था। चंगेज़ खां क्या था, मंगोली था, मंगोल का रहने वाला था। तो अगर मैं बात करती हूँ, अभी यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। अब इल्तुतमिश यहाँ पे क्या करता है कि इक्ता व्यवस्था स्टार्ट करता है, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी है। रेवेन्यू आएगा, सरकार मतलब राजा काम कर पाएगा अपनी प्रजा के लिए, तो एक अच्छा सिंबल मिल रहा है। जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा कोई भी संगठन काम नहीं कर सकता। कोई राजा कहाँ से लाएगा पैसा, जब तक पैसा नहीं उसको पैसा आएगा वो सही से रूल नहीं कर पाएगा। और पैसा लेने का आवाम से एक तरीका होता है, वो लूट नहीं रहा है, वो क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है, तरीके से ले रहा है, तो उसे लूटना नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं, आज हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, तो अगर गवर्नमेंट टैक्स ना ले, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगी, रोड कैसे बनाएगी, फ्लाईओवर कैसे बनाएगी, हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा है ना। ऐसा नहीं है, उसको मैं समझाऊंगी। तो मैंने जैसे कहा कि इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, बहुत लंबा रूल नहीं कर पाया ये। 1211 में बैठता है, 1236 में इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। लेकिन इल्तुतमिश चाहता है कि इसकी बेटी रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठे। कौन बैठे, रज़िया सुल्तान। लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि एक महिला, एक औरत जो है वो कैसे गद्दी पर बैठ सकती है, कैसे रूल चला सकती है, बहुत प्रॉब्लम होती। तो इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान गद्दी पर नहीं बैठी, गद्दी पर बैठता है रुकुद्दीन। कौन बैठता है, उसी का बेटा रुकुद्दीन। कौन बैठता है गद्दी पर, रुकुद्दीन। लेकिन रुकुद्दीन, ये देखो एक चीज़ याद रखो, अगर हम ये कहते हैं कि लड़की है तो बेवकूफ़ है, लड़का है तो दिमागदार है, ये कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इन लोगों ने रज़िया को इसलिए गद्दी पर नहीं बैठाया क्योंकि रज़िया क्या है, महिला है, और रज़िया सही से रूल नहीं कर पाई क्योंकि इनको क्या लगता था कि औरतों के पास सही से रूल करने का दिमाग नहीं है। तो इन्होंने गद्दी पर किसको बैठा दिया, रुकुद्दीन को बैठा दिया। अब रुकुद्दीन के साथ मैटर ये हो गया कि उसे कुछ नहीं आता, उसे एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं आता, उसे नहीं पता कि उसे कैसे रूल करना है, उसे नहीं पता कि उसे अपने आर्मी को कैसे हैंडल करना, उसे नहीं पता कि उसे रेवेन्यू कैसे लेना, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। तो इसके सारे डिसीजन इसकी माँ लेती थी, तुर्कान, जो उनकी सेकेंड वाइफ थी। कुतुब बेगम तो थी उनकी एक वाइफ इल्तुतमिश की, तुर्कान भी उनकी वाइफ थी। तो तुर्कान का बेटा था रुकुद्दीन और कुतुब बेगम की बेटी थी रज़िया सुल्तान, ठीक है। तो लेकिन दोनों तो बच्चे इल्तुतमिश के ही थे। तो तुर्कान जो थी वो सबसे ज़्यादा इसके डिसीजन पे हावी रहती, यानी रुकुद्दीन कोई डिसीजन अपने से ले ही नहीं पाता, सारे डिसीजन कौन लेती, उसकी माँ लेती, तुर्कान लेती। लेकिन अब यहाँ पे मैटर हो गया कि तुर्कान बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रही थी बैकडोर से हर चीज़, हर डिसीजन में। तो तुर्कान चहलगानी जो बना, उसने कहा नहीं भाई, हम क्या करते हैं, जो वसीयत है किसकी, इल्तुतमिश की, हम रज़िया को ही गद्दी पर बैठा देते हैं। तो 1236 में ही गद्दी पर कौन बैठी, रज़िया सुल्तान। और यहीं से हिस्ट्री क्रिएट होती है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन, रज़िया सुल्तान। पिता कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी। देखो, इसको गद्दी पर बैठाने का एक और मोटिव था इन 40 तुर्कानों का। 40 तुर्क संगठन जो बनाए इसने, इल्तुतमिश ने, उनका एक और दिमाग चला। क्या दिमाग चला कि औरत है, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगी। मतलब हम जो भी कहेंगे, ये 40 तुर्क सरदारों ने क्या सोचा, रज़िया को उन्होंने गद्दी पर क्यों बैठाया,
रजिया को गद्दी पर बैठाने के पीछे एक और दिमाग था इनका, 40 अमीरों का या 40 तुर्क सरदारों का दिमाग क्या था कि अगर एक महिला को हम गद्दी पर बैठा देते हैं तो भाई इसके पास दिमाग तो है नहीं, हम जैसा कहेंगे ये वैसा ही करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं को पावर मिला है उन्होंने दिखाया है कि वो कितना अच्छा कर सकती हैं और पुरुषों से बहुत अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। और रजिया ने भी बिल्कुल यही किया। जब उसके हाथ में पावर आ गया तो उसने अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। उसने बहुत से चेंज किए, ज़्यादा तो रूल नहीं कर पाई, सिर्फ 4 साल उसने रूल किया, लेकिन उसने 4 सालों में काफ़ी कुछ बदला। अच्छा खासा रेवेन्यू उसकी टाइम में आने लगा, काफ़ी विस्तारवादी नीति होने लगी। विस्तारवादी नीति का मतलब है उसने अपने राज्य को बढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे विद्रोह को उसने कुचला, ठीक है। तो ये जो काम वो करती ना, तो इन 40 तुर्कों से कोई मदद नहीं लेती, ना इनसे कुछ पूछती, तो अब इनको तो तकलीफ तो होना, सीधी सी बात थी कि हमने क्या सोच के बनाया रजिया को, और रजिया सारे डिसीजन खुद ही ले रही है। तो भाई वो क्या करती थी, वो चोगा पहन के आती थी, मतलब वो हिजाब उसने एकदम रजिया ने उतार दिए थे। रजिया किसी हिजाब में नहीं आती थी, वो बाकायदा आती थी, गद्दी पे बैठती थी, और जैसे उस टाइम पे जो राजा होते थे जो पहनते थे एबा टाइप का, उस एबा को वो पहन के आती थी, और वो हिजाब नहीं लगाती थी, और वो सारे डिसीजन खुद लेती थी। इन अमीरों से वो कोई डिसीजन ना हेल्प लेती थी, ना उनसे कोई एडवाइस लेती थी। अब ये बात इनको अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि रजिया ने सारे डिसीजन खुद लेना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे रजिया के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, साजिश रजिया के खिलाफ रची जाती है। यहाँ पे मैटर क्या होता है कि भटिंडा एक जगह है जहाँ पे रजिया का विद्रोह होता है। कहाँ पे है ये? भटिंडा नाम सुना होगा, पंजाब में। हाँ, भटिंडा में रजिया का विद्रोह किया जाता है, ठीक है। भटिंडा में अल्तूनिया, वहाँ का शासक कौन रहता है? अल्तूनिया, यही इसका हस्बैंड भी बनता है बाद में रजिया का। अल्तूनिया वहाँ का शासक रहता है भटिंडा का। वो क्या कर देता है, वहाँ पे क्या विद्रोह कर देता है, ठीक है। कि अब रजिया को उस विद्रोह को ख़त्म करना होता है। अगर वो विद्रोह ख़त्म नहीं करेगी तो उसके जैसे कह सकते हो राज्य पे असर पड़ेगा, और एक निगेटिव मैसेज जाएगा पब्लिक को कि जो क्वीन है हमारी वो खुद को ही सपोर्ट नहीं, मतलब खुद को बचा नहीं पा रही, विद्रोह नहीं खत्म कर पा रही, तो क्या वो करेंगी शासन। तो रजिया क्या करती है, भटिंडा का जो शासक अल्तूनिया विद्रोह कर देता है, वहाँ जाती है और उस विद्रोह को रोकने की कोशिश करती है। उससे पहले भी कबीर नाम का एक शासक जो रहता है वो एक विद्रोह करता है, जिसे रजिया बहुत सक्सेसफुली ख़त्म कर लेती है। तो रजिया में कॉन्फिडेंस रहता है, रजिया सोचती है कि मैं भटिंडा जाके अल्तूनिया का भी जो विद्रोह है उसे मैं ख़त्म कर दूंगी। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जब पॉलिटिक्स में या प्रोफेशन में प्यार मोहब्बत आ जाती है तब इंसान की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे रजिया के साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रजिया को स्टार्ट में तो दिखाया जाता है कि शादी वादी उसने नहीं की, लेकिन रजिया का एक प्रेमी रहता है, हिस्ट्री कहती है। रजिया को एक इंसान रहता है, इसका नाम याकूत रहता है। क्या रहता है? याकूत रहता है, जिससे रजिया को मोहब्बत रहती है। और ये अमीर आखुर रहता है। अमीर आखुर जो घोड़ों की देखभाल करता हो या घोड़ों में मेन उसका हेड हो, ऑफिसर हो, जो ये चेक करे कि कितने घोड़े आर्मी में रखे जाएंगे, कौन से घोड़े आर्मी में नहीं रखे जाएंगे, सब कौन तय करता था? याकूत। याकूत कौन था? रजिया का एक तरह से कह सकते हो, हाँ, उसका प्रेमी था। यहाँ पे क्या होता है, जब वो भटिंडा में इंटर करती है अल्तूनिया से लड़ने के लिए, तो याकूत को मार दिया जाता है। और यहीं से इमोशनल नुकसान जिसे कहो, या सही से डिसीजन ना लेने पाने वाला तुम कह सकती हो रजिया को, तो इमोशनल एक बहुत बड़ा नुकसान रजिया का यहाँ से हो जाता है। तो जो एक विद्रोह, वो कबीर का विद्रोह पूरी तरह से उसने कुचला रहता है, एक विद्रोह कुचल देती है, भटिंडा में वो ऐसा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि यहाँ पे उसका एक बहुत इमोशनल, जैसे कह सकते हो, नुकसान हो चुका रहता है। याकूत की डेथ हो जाती है। याकूत कौन? जो कि रजिया का प्रेमी रहता है। और यहीं से रजिया को एक हारने वाली फीलिंग आने लगती है। और फिर क्या करता है अल्तूनिया क्या करता है? बंदी बना लेता है। और अल्तूनिया अगर बंदी बना लेता है तो फिर यहाँ पे तय किया जाता है, अल्तूनिया उसको बंदी बना के रखता है। लेकिन अल्तूनिया ये सब किसके इशारे पर करता है? अल्तूनिया जो भटिंडा का शासक रहता है, ये किसके इशारे पे सब कुछ करता है? रजिया का एक और भाई रहता है, बहराम शाह। रजिया के एक और भाई क्या नाम रहता है? बहराम शाह। ये सब कुछ बहराम शाह के इशारे पे करता है कि रजिया को गद्दी से हटाकर बहराम शाह चाहता है कि वो खुद गद्दी पर बैठे। तो वो अल्तूनिया से कहता है, भाई तुम विद्रोह कर दो और तुम रजिया को पकड़ लो,
और मैं तुम्हें एक दिल्ली में अपनी दरबार में एक बहुत बड़ी अच्छी ऊंची पोस्ट दूंगा। तो जब वो रज़िया को गिरफ्तार कर लेता है, बंदी बना लेता है, याकूत को मार देता है, तो वहाँ पे अल्तुनिया जब जाता है बहराम शाह से कहने कि भाई हमने तो आपका काम कर दिया, अब आप क्या करो, मुझे एक अच्छी पोस्ट दो। तो वहाँ पे बहराम शाह उसको कोई पोस्ट नहीं देता। अब अल्तुनिया खिसिया जाता है और वो वापस भटिंडा आता है और रज़िया को आज़ाद करता है और रज़िया के सामने प्रपोजल रखता है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। रज़िया के सामने क्या प्रपोजल रखता है, तुम मुझसे निकाह कर लो और हम दोनों मिलके कहाँ अटैक करेंगे, दिल्ली पर अटैक करते हैं, बहराम शाह पर, और हम जीत जाते हैं तो तुम भाई क्वीन और हम किंग। तो ये तय होता है। लेकिन वो वापस जाते हैं, दिल्ली पर अटैक करते हैं, बुरी तरह से हार जाते हैं। फिर वापस कैथल एक जगह है, कैथल के पास रज़िया की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है जिसे कह सकते हो 1240 में। बस 4 साल की उसकी ज़िंदगी का हेर फेर रहता है, जो रूल चलता है, शासन सब कुछ। 1240 में रज़िया की हत्या हो जाती है कुछ डाकुओं द्वारा। कैथल नाम की एक जगह रहती है जहाँ पे रज़िया की हत्या कर दी जाती है।